नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएस की क्लास, जनरल स्टडीज की क्लास, जिसमें कि मेरे ख्याल से जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, या एसएससी के तमाम जितने भी एग्जाम हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे का हो, या बैंक पीओ का एग्जाम हो, मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम, इवन यूपीएससी का एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम और पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो सेक्शन है उसका नाम है जनरल स्टडीज। ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम में आपका जनरल स्टडीज पूछा जाता है। तो अभी हमने पहला वीडियो स्टार्ट किया था जीएस की क्लास से रिलेटेड। तो अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी वनडे एग्जाम, या अगर आप एसएससी पास कर चुके हैं, आप कहीं पर इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करें, चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें, तो आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यह है जनरल स्टडीज का। और एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और सबको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझेंगे, और उसके हिसाब से पार्ट वाइज हम लोग धीरे धीरे करके पूरा जीएस हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो डेट है वो डेट याद रखना है कि आज का डेट है 30/11/2020। मतलब आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जीएस की फर्स्ट क्लास। और ये क्लास जो है मैंने बताया आपको कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्लास को हम लोगों ने जो डिवाइड किया हुआ है वो डिवीजन ऐसे है कि हिस्ट्री रहेगा एक पार्ट, दूसरा पार्ट रहेगा ज्योग्राफी का, और तीसरा सेक्शन रहेगा पॉलिटी का, चौथा सेक्शन जो है वो हम लोग लेंगे इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी की क्लास लेंगे। फिर पांचवा सेक्शन रहेगा साइंस से रिलेटेड, और छठा रहेगा करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। ये हम लोग 6 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, और इस 6 पार्ट में भी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज से, आज का जो पहला क्लास होगा वो पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आज पहला वीडियो है, तो कम से कम 10 वीडियो जो है आपका पॉलिटी से पहले आएगा। सबसे पहले 10 वीडियो हम लोग पॉलिटी का करेंगे, और पॉलिटी के जस्ट बाद हम लोग हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री का कम से कम 10 वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे पॉलिटी के बाद। 2 सेक्शन होने के बाद फिर इस दोनों को अभी ड्रॉप कर देंगे, और थर्ड नंबर पे हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। वही सेम 10 वीडियो ज्योग्राफी का रहेगा, और फिर 10 वीडियो जो है इकोनॉमी का रहेगा। ऐसा करने के बाद फिर साइंस और करंट अफेयर्स पर भी 10-10 वीडियो आएगा, और फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे करके क्या होगा, हमारा एक एक करके 6 सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि 10 वीडियो कब तक आएगा। देखिए जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है मेरे बारे में, मेरा नाम है दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, मुंबई में पोस्टिंग है, और बहुत कम समय मिलता है मुझे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये बहुत लोगों के दिमाग में होगा। देखिए मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, हॉबी रही है मेरी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं। मेरा जो मेरा बीए हुआ है, बीए ऑनर्स किया है मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज से, और एमए जो है वो पॉलिटिकल साइंस रामजस कॉलेज से। ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और मैं वहीं से पास आउट हूं। और उसके दौरान भी जब मैं ये कर रहा था, उस दौरान भी मैंने क्लासेस लिया था, बच्चों को पढ़ाते थे। उस समय पॉकेट खर्च निकालने के लिए पढ़ाया करते थे। आज वैसी स्थिति नहीं है, आज भगवान की दया से सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन एक हॉबी है, मजा आता है मुझे। एक होता है ना कि एक पढ़ाने में, समझाने में अच्छा लगता है, और बहुत मजा आता है जब आपके कमेंट्स आते हैं और आप लोग जब थैंक यू बोलते हैं कि हाँ सर आपके कारण जो है मुझे ये चीज समझ में आया, ये न्यूज जो आपने बताया, ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दिया, ये किसी और चैनल पे नहीं मिलता है, तो ये चीज थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों की डिमांड पे हमने जीएस की क्लास स्टार्ट की है। बहुत सारे मेल्स आए थे कि सर जीएस की क्लास कब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जीएस की क्लास, और शुरू करेंगे हम लोग
पॉलिटी से। तो पॉलिटी को कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स बैकग्राउंड है और 12th तक तो मेरा साइंस रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। और ग्रेजुएशन जो किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, बीए ऑनर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, फिर एमए भी किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज पॉलिटी, जहां पर कोई भी एग्जाम में जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जब मैं जब एग्जाम की तैयारी करता था अगर आते थे तो उसमें 95% मेरा जो है वो करेक्ट होता था और कभी कभी 100 भी करेक्ट होता था। तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखिए आप लोगों को अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर उस हिसाब से हम लोग इंप्रूवमेंट भी करेंगे। देखिए पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, भारत का जो संविधान है संविधान से स्टार्ट करेंगे। और संविधान जो है संविधान की जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड भी है इसका, और बैकग्राउंड थोड़ा बोरिंग है, बैकग्राउंड जो है थोड़ा बोरिंग है। तो बैकग्राउंड वाला सेक्शन आज नहीं करेंगे क्योंकि आज श्री गणेश कर रहे हैं। तो आज इंटरेस्टिंग पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। असेंबली से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी वाले हैं संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो निर्माण होने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी और उस असेंबली का क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए और किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग मगअप कैसे करें, रटे कैसे या नहीं रटे तो बिना रटे समझे कैसे, और ऐसा समझे कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। ये हमारी कोशिश है। तो चलिए देखते हैं हम लोग संविधान सभा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो चैप्टर है संविधान सभा से है। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। देखिए जब हम लोग आजाद हो रहे थे, जब 1942 की क्रांति हो गई और उसके बाद जो है शासन जो है वो ट्रांसफर होने की कगार पे था, उसी समय कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उनको ये निर्देश दिया गया था कि आपको शासन ट्रांसफर करके इंडियन को दे देना है। अब जब शासन आप ट्रांसफर करेंगे, अगर आप पूरा पावर ट्रांसफर करेंगे तो भारत में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर वहां पर शासन व्यवस्था हो। उसके लिए कि एक संविधान बनेगा, क्योंकि उस समय जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री थे सबका अपना अपना संविधान था और वो संविधान के हिसाब से शासन व्यवस्था चलती थी। अब शासन व्यवस्था इंडिया में भी चलना है क्योंकि अब अंग्रेज जो है वो जा रहे हैं। तो अब कैसे होगा, तो उसके लिए संविधान सभा बनाया गया। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसको समझते हैं। देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये आया 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया। और कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति थी, इनका जो इन्होंने एडवाइस दिया और इनके एडवाइस पर जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया, दैट इज अगर कोई पूछता है तो वो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 का डेट याद रखना है जब संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जुलाई 1946 में। अब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, एक क्वेश्चन पूछता है यहां पे कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, इसको समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहला था वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। दूसरे जो है लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। और तीसरा एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ये तीन नाम है। एक्चुअली ये जो नाम है रटना नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए और थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन है तो ये यहां से के से मतलब क्रिप्स इसका नाम है, जो लास्ट नाम है वो क्रिप्स है। तो क्रिप्स याद रखना है। क्रिप्स यहां पर एक मेंबर का नाम है क्रिप्स, दूसरा जो है वो लॉरेंस है। जब सबका सरनेम मैं याद करवा रहा हूं। दूसरा जो है वो लॉरेंस के नाम से है, तीसरा जो है अलेक्जेंडर के नाम से है, मतलब KLA। ये अगर याद रखते हैं KLA, तीन मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, तो आपको ऑप्शन में ये तीनों मिल जाएगा, आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं कि संविधान सभा का जब गठन किया गया, संविधान सभा का गठन होने के बाद अब उसमें क्या होगा, मेंबर लोग रहेंगे कि संविधान सभा में अगर कोई सभा है तो लोग आएंगे ना उसमें, तो लोग आएंगे तो उसका क्या प्रारूप था, उसमें क्या सब किया गया। देखिए जितने मेंबर थे, ये किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछा है कि संविधान सभा में कितने मेंबर को लाया गया, दैट इज जो नंबर है
389 नंबर है, और 389 नंबर में 293 लोग जो हैं वो आए थे ब्रिटिश प्रांत से। ये है ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत किसको बोलते हैं? ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं जिस प्रांत में, जिस एरिया में, जिस जगह में ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व हो, वहां पर ब्रिटिश डायरेक्ट रूप से शासन करता हो, वहां से 293 लोगों को लाया गया संविधान सभा में। इसको समझ लीजिए, संविधान सभा का मेंबर की बात हो रही है कि 389 में 293 लोग आए थे ब्रिटिश प्रांत, मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट प्रभुत्व था। ठीक है। 92 जो लोग थे वो देशी रियासत से थे। देशी रियासत से थे। देशी रियासत मतलब जो प्रोविंसेस थे, जहां पर राजा महाराजा का शासन था, जैसे हैदराबाद का निजाम, जम्मू कश्मीर, इस तरह का जो देशी रियासत थे, उस समय 565 देशी रियासत थे लगभग, और यहां से 92 लोगों को लाया गया था संविधान सभा में, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी से आए थे। चीफ कमिश्नरी से 4 लोगों को लिया गया था। ये सबको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 389। थोड़ा सा समझ लेते हैं। 389 लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान सभा। संविधान सभा में जो लोग आए, 293 लोग आए ब्रिटिश प्रांत से, 92 आए देशी रियासत से, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी स्टेट से लिया गया, और इस हिसाब से संविधान सभा का निर्माण हो गया। संविधान सभा का जब निर्माण हो गया तो इसमें रखा क्या गया कंडीशन, कोई कहीं कहीं क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में फैक्ट भी पूछ देते हैं कि जब ये जो यहां से जो एक लोग लाया गया 389 में, उसके लिए जो कंडीशन रखा गया था कि एवरी 10 लाख जो है उस पर एक मेंबर को लाया गया था। ये भी कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में पूछते हैं कि जो यहाँ 389 लोग हैं उसका क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया था कि 10 लाख की जनसंख्या में एक लोगों को मनोनीत किया गया था यहां पर। एक तो ये हो गया। दूसरा अब देखते हैं कि जो 296 मतलब ये जो 293 और 4 ये हो जाता है कितना 296, इसका जो विभाजन था उसको कैसे किया गया था? तो देखिए वहां पर उस समय 2 ही पार्टियां थी, एक तो कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी। तो कांग्रेस से जो है उस समय 208 लोगों को लाया गया था, और मुस्लिम लीग से जो है वो 73 लोगों को लाए गए थे, और जो अदर्स थे, अदर्स में 15 लोग आए थे। अदर्स पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां भी थी उस समय, और देशी रियासत तो मैंने बताया आपको 92। तो ज्यादा इसको मतलब दिमाग में ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार खाली देख लीजिए, ऑप्शन आएगा आप आराम से टिक मार्क कर देंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 389 में 293 ब्रिटिश प्रांत, 92 देशी रियासत, 4 लोग चीफ कमिश्नरी, और 293 प्लस 4 296, इनका जो विभाजन था वो कहां से था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस से 208 लोग, मुस्लिम लीग से 73 लोग, और अदर्स में 15 लोग। इस हिसाब से बनावट की गई थी, मतलब जितने भी एरिया थे किसी एरिया को नाखुश नहीं किया गया था। अब कांग्रेस को नाखुश नहीं किया गया, मुस्लिम लीग को भी खुश करने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ उस समय जो है रिजर्वेशन भी रखा गया था। देखिए मुस्लिम के लिए अलग से एक जगह जो है वहां से इतने मुस्लिम को लिया जाएगा, सिख के लिए अलग से रखा गया था, और सामान्य समुदाय जनरल जो है वो भी उस हिसाब से किया गया था। अब देखिए इस हिसाब से अब तक हम लोग क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का निर्माण हो गया, उसमें कितने लोग आए? 389 लोग आए। अब ये जो 389 लोगों को लाया गया था हर एक एरिया पे, क्या उस समय चुनाव हुआ था? नहीं, चुनाव नहीं हुआ था। सब लोग मनोनीत हुए थे, उस एरिया से मनोनीत करके वहां की जो विधानसभा थी उस स्टेट की, वहां की विधानसभा ने मनोनीत करके यहां पर भेजा था। यह भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है कि क्या वहां पर इलेक्शन के द्वारा चुना गया था? तो नहीं, वो मनोनयन के आधार पे चुना गया था। ये हो गया। अब चलते हैं कि संविधान सभा का निर्माण हो गया। अब संविधान सभा क्या करेगी? ऑब्वियस है, बैठक करेगी। बैठक करेगी मतलब मीटिंग करेगी, और उस हिसाब से संविधान के निर्माण का काम जो है वो शुरू होगा। अब जब संविधान का ये हो गया, 389 लोग आ गए, तो उन 389 लोगों को अब मीटिंग होगा, सब लोग उस मीटिंग में बैठेंगे। ये संविधान सभा हो गया। संविधान सभा में अब मीटिंग चालू हो गई। मीटिंग चालू होने के लिए जो पहला मीटिंग था वो था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक की गई थी। अब बैठक कहां होगी? ऑब्वियस है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है वो सबसे प्राइम लोकेशन आज भी है पॉलिटिकल के हिसाब से, उस समय भी न्यू दिल्ली में था। एक और चीज याद रखना है कि वहां पर क्या था? एक पुस्तकालय था। न्यू दिल्ली में
एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, जहां पर सब लोगों को इकट्ठा किया गया था। पुस्तकालय का नाम था काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन। काउंसिल चैम्बर में एक पुस्तकालय था, वहां पे सब लोगों को बुलाया गया था। अब सब लोग जब इकट्ठा होंगे तो कोई ना कोई तो एक मॉनिटर होगा, कोई ना कोई एक हेड होगा। हेड किसको बनाया जाएगा? जो सबसे वहां पे वयस्क लोग होंगे, जो सबसे एज्ड होंगे। जैसे हमारे परिवार में क्या होता है, मुखिया कौन होता है? जो सबसे वयस्क लोग होते हैं। तो उस समय जो सबसे वयस्क लोग थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है, उनको उस समय संविधान सभा का अस्थाई सदस्य, अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं, अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था। अस्थाई जो है उनको अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष जो है उनको चुन लिया गया था कि चलो 9 दिसंबर को आ गए सब लोग, तो किसी को एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब जैसे ही इनको बनाया गया, वहां पर फिर चालू हो गया कि भाई उसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया, कैसे बन गया, ये हुआ वो हुआ। और खास करके इसमें जो अपोजिशन था वो मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग ने वो अपोजिशन स्टार्ट किया, और जैसे ही अपोजिशन स्टार्ट किया अपोज करना, तो 11 दिसंबर को, मतलब 2 दिन बाद, ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद 1946 को ही अब क्या गया, निर्वाचन प्रक्रिया हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। यहां ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या रहता है? ऑप्शन रहेगा बाबा भीमराव अंबेडकर, और आप लोग दिमाग में क्या लाते हैं? आप संविधान नहीं, बाबा साहब ही रहेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, बाबा साहब नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आपको लेना पड़ेगा कि जो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किनका निर्वाचन हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नहीं हुआ था। 9 दिसंबर समझ में आ गया। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू आ गए, 11 के बाद 2 दिन और 13 दिसंबर, मतलब 2 दिन का गैप है, ध्यान रखिएगा। अब 13 दिसंबर याद रखना है। 13 दिसंबर को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की। अब 11 तारीख को क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब अध्यक्ष चुन लिया तो अब काम धंधा चालू करेंगे। काम धंधा चालू करेंगे तो सबसे पहले काम धंधा किसने स्टार्ट किया है? जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी। नेहरू जी ने क्या किया? 2 दिन बाद 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा कार्यवाही प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? संविधान कैसा होना चाहिए, उनका प्रारूप कैसा होना चाहिए, इन सबों के बारे में विस्तृत रूप से उस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया। अब जब 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव जो है लाया गया था, और ये पूरी तरह से जो पास हुआ वो है 22 जनवरी 1947। ये ध्यान रखना है। 13 दिसंबर को लाया गया, उस पर डिस्कशन हुआ, बहुत सारे बैठकें हुई, बहुत कुछ हुआ। उसको होने के बाद 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल के रूप में एडॉप्ट किया गया, जो हमारी प्रस्तावना बन गई संविधान की। क्लियर हो गया? ये हो गया पूरा प्रारूप। संविधान सभा का गठन हुआ, 389 लोगों को लाया गया, सब लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग में जो है 3 डेट याद रखना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ? पहली बैठक कहां हुई? न्यू दिल्ली में, पुस्तकालय में। और वहां के बाद 9 दिसंबर को ही सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अस्थायी रूप से चुना गया। मुस्लिम लीग का अपोज हुआ, तो 11 दिसंबर को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन हुआ। वो निर्वाचित हो गए। वो निर्वाचन के बाद जो है फिर काम शुरू हुआ। नेहरू जी आए 13 दिसंबर को, सिर्फ 2 दिन का गैप है। 13 दिसंबर को वो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। वो कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे ही संविधान सभा बन गया, अब क्या होगा? समितियां बनेंगी। जो क्वेश्चंस आते हैं समिति के बारे में, उसको समझते हैं। देखिए, समिति और उसके अध्यक्ष, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल 13 समितियों का निर्माण किया गया था,
और जो प्रमुख समिति है जो कि आपको याद रखना है, सबसे पहला जो है सलाहकार समिति, याद रखिए दोस्तों, सलाहकार मतलब एडवाइजरी, सलाहकारी समिति, सलाहकारी समिति, समिति मतलब कमिटी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं एडवाइजरी कमेटी, सलाहकारी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे बनाया गया था BN राव। ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सलाहकारी समिति एडवाइजरी कमेटी के जो अध्यक्ष किनको चुना गया था, BN राव जी को चुना गया था। संचालन समिति, संचालन समिति, अब देखिए संचालन करना है तो संचालन कौन करेंगे, जो अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा अपना ट्रिक लगाना है अपने हिसाब से, संचालन करना है कौन करेंगे, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी को बनाया गया संचालन समिति का अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद जी को। अब आता है प्रांतीय संविधान समिति। अब देखिए जैसे ही प्रोविंस का नाम आया, प्रांतीय मतलब प्रोविंस, संविधान समिति, जहां पर भी आप प्रोविंस की बात देखें और ऑप्शन में पटेल जी का नाम आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे ही प्रोविंस आया, देशी रियासत आए, फटाफट आप पटेल जी अगर हैं ऑप्शन में तो पटेल जी का नाम आगे कर दीजिए और उनको आगे बढ़ा दीजिए जैसे ही प्रोविंस का नाम आया। क्यों? क्योंकि जितने भी देशी रियासत थे सबको एक किया गया। किसने किया? तो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने ये काम किया था। इसीलिए अभी आप देखे होंगे गुजरात में जो है उनका बहुत बड़ा स्टेच्यू बनाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर स्टेच्यू बनाया है। ये 3 समिति हो गया। चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके दिमाग में अभी मैंने बताया था, प्रारूप समिति, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले जो है वो प्रारूप समिति ध्यान रखिएगा और इंग्लिश वाले के लिए है ड्राफ्ट कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्ट बनाई गई थी संविधान की और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, यहां पर आपको भीमराव अंबेडकर जी का नाम रखना है। ठीक है, यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा प्रारूप समिति के लिए। यहां तक क्लियर है दोस्तों? समिति लगभग 13 है। 13 में जो कुछ समिति है, सलाहकार समिति BN रॉय, संचालन करेंगे राजेंद्र बाबू, प्रांतीय पटेल जी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि जब ये लोग कमेटी बन गई, कमेटी बनी तो सब लोगों ने अपना अपना रिपोर्ट दिया होगा। रिपोर्ट देने के बाद क्या होगा? संविधान का निर्माण हो गया। संविधान का निर्माण हो गया। अब निर्माण हो गया तो कितने दिन लगे? ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितना समय लगा। देखिए समय लगा है 2 वर्ष, ये तो बचपन में ही हम लोग रटे थे, 11 महीने और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल कह सकते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि देखिए इतनी विविधताएं हैं हमारे देश में कि सब विविधताओं को जब देखा गया, हर एक एरिया का अलग अलग रूल बनाया गया, हर एक जगह पे धार्मिक रूप से सबको एक किया गया और सबका धार्मिक रूप से सब अलग अलग है, हम लोग पता ही है आपको। और जो हमारा खाना पीना, रहन सहन, सब जगह डाइवर्सिटी जो है वो है। और इसके लिए क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे, एक तो हम लोग उतने डेवलप भी नहीं थे, तो उस समय जो हमारे उस समय जो नेतागण थे, जो उस समय सो कॉल्ड जैसे जो हमारी टीम थी कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की, वो सभी लोग मिल के जो है जगह जगह मतलब अलग अलग देश में जाके वहां पर क्या रखा गया है संविधान में, उस संविधान में क्या अच्छा है, वहां से जो है हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातों को एडॉप्ट किया। वो सब अच्छी अच्छी बातें जब लिए तो उसमें हम लोगों को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और सबको खुश भी करना था। ये सारे तमाम तरह के काम होने के बाद आखिरकार संविधान निर्माण हो गया और समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और जब ये संविधान हमारा बन के तैयार हो गया तो एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे अभी अभी जस्ट 26 नवंबर गया है, आज 30 नवंबर है, 26 नवंबर याद रखना है आपको। 26 नवंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था और पारित किया गया था। पारित किया मतलब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसको अंगीकृत किया गया और उसको पारित किया गया 26 जनवरी 26 जनवरी 1949 को जो है ये संविधान पारित हो गया, अंगीकृत हो गया। और जब ये अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर को,
तो इसमें 15 आर्टिकल जो है, 15 अनुच्छेद जो है वो उसी दिन से लागू हो गया था। ध्यान रखिएगा, टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395। लेकिन 395 क्या उस दिन से लागू हुए थे? नहीं, सिर्फ 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 जब यह संविधान पारित हुआ था, जब अंगीकृत किया गया था। यह डेट आप देखिएगा कि प्रस्तावना जो आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत को, उसमें यह डेट है। तो यह डेट इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है कि इसी डेट को संविधान को अंगीकृत किया गया, पारित किया गया, और 15 आर्टिकल इसी दिन से हमारे देश पर लागू हो गया। और बाकी जो टोटल 395 आर्टिकल हैं वो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ। संविधान बोलते हैं ना, संविधान लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, तो दैट इज जो डेट है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग गणतंत्र बोलते हैं ना, हम लोग रिपब्लिक हुए, गणतंत्र हुए, और उस दिन से जो है हम लोग गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं 26 जनवरी को। ये क्लियर हो गया? हाँ, आखिर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी इंटरव्यू में कि 26 जनवरी ही क्यों रखा गया, ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया? जब यहां पारित हो ही गया था तो इसी दिन जो है कर देते, हम लोग लागू कर देते। तो हुआ यह था कि 26 जनवरी 1930 को, मतलब हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोगों ने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने हमारा जो संविधान है उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो हमारा झंडोत्तोलन किया गया था वो यही डेट था। इसके लिए हम लोगों ने इसको यादगार बनाने के लिए रिपब्लिक हम लोग कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब चलिए, जब ये संविधान बन के तैयार हुआ तो उसको कैसे कैसे रखा गया। जैसे देखिए, जब कोई बुक हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ना प्रस्तावना, विषय सूची, कि ये वाला पार्ट में इतना इतना चैप्टर होगा, इतना ये होगा। ऐसे ही हमारे संविधान को भी चैप्टर में डिवाइड किया गया था, और उसका जो नाम दिया गया डिवीजन का, उसको समझिए। भाग की बात करें और इंग्लिश मीडियम वाले इसको पार्ट बोल सकते हैं। भाग 22, मतलब 22 पार्ट में हमारे संविधान को डिवाइड किया गया, और उसमें जो आर्टिकल रखे गए, आर्टिकल हिंदी मीडियम वाले अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को समझ में आ जाए। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर इसकी हिंदी क्या है या इसकी इंग्लिश आपने नहीं बताया, बता दीजिए। और जहां तक बात है अनुसूचियों की, अनुसूचियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल जो है वो 8 थी। मतलब जब संविधान हमारा ये बन के तैयार हुआ था जिस समय, उस समय हमारा संविधान 22 भागों में डिवाइड था, जिसमें अनुच्छेद कितने थे? 395 आर्टिकल, अनुसूचियां, शेड्यूल जो है वो 8 रखी गई थी। और आज के समय में भी ये सेम है, आर्टिकल भी हमारा 395 भी है, लेकिन शेड्यूल जो है वो 12 हो चुका है, 4 हमारा ऐड कर दिया है हमने अभी तक संविधान में। ये क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से संविधान सभा से रिलेटेड ये जो कहानी है इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और उसके बाद जो मैंने बुक बताया है लूसेंट बुक, आप आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, चाहे वो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे स्पेक्ट्रम की बुक है, या कोई भी प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास है, वहां से आप ढूंढ ढूंढ के निकालिएगा संविधान सभा से रिलेटेड। मेरे ख्याल से इतने फैक्ट जो है वो काफी है। कुछ फैक्ट हो सकता है कि नहीं हो, तो वो धीरे धीरे आपको याद होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहला लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये बताइएगा, पहला लेक्चर है, और अगर अच्छा लगा या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, तो फिर हम लोग वहां पर बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक